मिलकर बनी है जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। पर फोटॉन की एनर्जी इतनी होती है और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है। जैसे आपके रूम में सफिशिएंट लाइट नहीं है, तो रूम में सफिशिएंट लाइट नहीं है तो आप नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाते हैं, आप एक और ट्यूबलाइट ऑन कर लेते हैं, एक और ट्यूबलाइट, कलर नहीं बदलते। कलर बदलेंगे तो मतलब फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो पर फोटोनिक एनर्जी बदलेगी। यानी जो कलर ऑफ द लाइट रे है, रेड येलो ग्रीन कलर, कलर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एनर्जी गवर्न करती है। यानी जब हम बल्ब का कलर बदलते हैं, इसीलिए देखिए नाइट बल्ब, नाइट बल्ब अगर हम लेते हैं तो जनरली रेड ब्लू ग्रीन ऐसे होता है ना। तो जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो वो एनर्जी इन्फ्लुएंस होता है। और जब हम एनर्जी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करते, हम नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करते हैं, हम 2 बल्ब जलाएंगे, हम 4 बल्ब जलाएंगे, हम 10 बल्ब जलाएंगे, तो वो मच एंड मच इंटेंस होता चला जाएगा। तो ये इंटेंसिटी होता है। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम इंटेंसिटी बढ़ाए तो क्या होगा। मान लेते हैं हमने एक बल्ब ऑन कर दिया 40 वाट का किसी एक पार्टिकुलर कलर का। अब चलिए देखते हैं यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा। हमने 1 और 2 को शार्ट कर दिया। शार्ट करने का मतलब हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। तो हमें यहाँ थोड़ी सी करंट देखने को मिली। इसको ग्राफ में दिखाया गया। जो पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करना था इनके बीच में उसको एक्स एक्सिस पर, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, बदले में हमें यहाँ करंट मिलती जिसको फोटोनिक करंट कह रहे हैं, उसको यहाँ शो किया गया। अब ये देखा गया कि हमने तो कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ है बेस्ट, लेकिन अगर हम लाइट को गिरने दे रहे हैं ओवर द प्लेट P1 तो यहाँ मिली एमीटर में हमें इतना डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इतना का मतलब इससे अगर 100% इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री हुए उनको 100% बोला है, तो उस 100% में से 20% इलेक्ट्रॉन सामने प्लेट पर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने कुछ एनर्जी बचा रखी थी ड्यूरिंग द इजेक्शन और इस प्रोसेस में सर्किट पूरी की और कुछ करंट हमें मिल गई। अगर हमें ऑल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन की टोटल करंट चाहिए तो हमें फिर ये वाला कनेक्शन देना होगा। ये वाला कनेक्शन का मतलब इसको मोर एंड मोर नेगेटिव करना होगा, इसको मोर एंड मोर पॉजिटिव करना होगा। वो इससे पकड़ कर होगा। इसको कनेक्ट कर लेंगे इस वाले से। और कनेक्ट करने के बाद देखिए ये वोल्टेज है, जब ऐसे बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, जब ऐसे घटाएंगे तो वोल्टेज घट रहा है। यानी इस सेल की टोटल वोल्टेज ये है का इतना प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। देखिए इतना प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। अगर इस स्लाइडर को ऐसे मूव कराएंगे तो वोल्टेज घट रही है, और अगर स्लाइडर को बाहर मूव कराएंगे तो वोल्टेज बढ़ रही है। मीन्स जो भी इस सेल की जो भी वोल्टेज भी यहाँ इन प्लेट P1 और P2 के बीच अप्लाई होनी है वो यहाँ रीड होगी। अब हमने क्या किया, ये वाला कनेक्शन अप्लाई कर दिया और हम लगे स्लाइडर को मूव कराने, और देखे कि जैसे ही मोर एंड मोर नेगेटिव मोर एंड मोर पॉजिटिव हुआ, यहाँ बहुत तेज करंट ग्रो हुई। लेकिन एक केस ऐसा आया करंट ग्रो, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट ग्रो कर रही है ए डेस, और एक केस ऐसा आया कि सैचुरेट हो गई। सैचुरेट होने का मतलब एक डेफिनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देने के बाद अब अगर हम और वोल्टेज बढ़ाते भी है तो देखते हैं यहाँ करंट नहीं बढ़ रही। अरे सीधी सी बात है, जब 20% इलेक्ट्रॉन दौड़ के सर्किट पूरी कर रहे थे तो करंट हमें इतनी मिली, और जब हमने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना शुरू किया तो 30%, 40%, 50%, एक केस ऐसा आया कि जब ऑल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो डेड थे, जो किसी तरह से निकल तो गए थे बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट वर्क करके, बट उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, उनको भी हमने सामने की प्लेट से अट्रैक्ट करवा लिया। इस प्रोसेस में करंट सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो गई। दिस वाज द वोल्टेज अप्लाइड इन बिटवीन द प्लेट P1 एंड P2, जिसके लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लग गए, और सारे इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने लग जाने की वजह से करंट मैक्सिमम हो गई। अब अगर हम और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा भी लें तो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रनिंग, तो करंट कांस्टेंट हो गई। तो एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी पर जो मैक्सिमम करंट मिल सकती थी ऑल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉनों से, वो इतनी थी। यानी इस इंटेंसिटी से जो अधिकतम करंट आपको मिल सकती है, मैक्सिमम करंट मिल सकती है, इस दिस। अब हमने इंटेंसिटी डबल की, हमने 2 बल्ब ऑन कर दिया, इंटेंसिटी डबल की तो देखा कि अप्रोक्सीमेट करंट भी डबल हो गई। मीन्स फिर से जब हम इंटेंसिटी डबल करेंगे और फिर हम नो पोटेंशियल लेंगे, फिर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि करंट ग्रो करके ट्वाइस आई अप्रोक्सीमेट हो जा रही है। इफ दिस वाज द 1 एम्पियर करंट, तो दिस बिकम्स द 2 एम्पियर करंट। यानी इंटेंसिटी डबल करने पर करंट बढ़ गई। ठीक है, इंटेंसिटी ट्रिपल करने पर करंट और बढ़ गई, इंटेंसिटी 4 टाइम करने पर करंट और बढ़ गई। क्या मतलब है,
मतलब है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं उतनी ज्यादा करंट आती है। अब एक्सप्लेनेशन भी इसका यही ले लीजिए। एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटान बढ़ा रहे हैं। आइंस्टाइन ने कहा था एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। तो आप ही सोचो ना कि अगर हम नंबर ऑफ फोटान बढ़ा रहे हैं तो एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। तो जब नंबर ऑफ फोटान बढ़ेंगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो अपनी मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट वर्क करेंगे, बाहर आएंगे, दौड़ेंगे और इस प्रोसेस में करंट बढ़ेगी। इसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोनिक करंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं और एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एंटरटेन करता है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एंटरटेन करता है का क्या मतलब है? अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन को कैप्चर किया और उसे सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली टू वर्क अगेंस्ट द बाइंडिंग एनर्जी, तो फिर वो दूसरे फोटॉन का कैप्चर तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो उस एनर्जी को पूरी तरह से खर्च नहीं कर लेता। यानी एक्साइटेशन दो बार नहीं होता। अगर एक्साइटेशन हो चुका है तो दो केस हैं, या तो एनर्जी मिल चुकी है इजेक्ट आउट हो जाएगा, या एनर्जी नहीं मिली है तो सारी एनर्जी उसे खर्च करनी होगी और खर्च करने के बाद अब वो दूसरी एनर्जी लेने को तैयार होगा। इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अंतर है। कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को जब सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती तो ली गई एनर्जी को वो रेडिएट करते हैं, इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ली गई एनर्जी से सफिशिएंट बाइंडिंग एनर्जी मिल गई तो इजेक्ट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटान बढ़े। पर फोटान पर इलेक्ट्रॉन को एंटरटेन कर रहे थे, ज्यादा इंटेंसिटी कर दिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटरटेन हुए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के फ्री होने से करंट बढ़ गई। अब हम चाहते हैं पोलैरिटी बदलना। पोलैरिटी बदल देंगे, लगेंगे इसको मोर एंड मोर पॉजिटिव बनाने और इसको मोर एंड मोर नेगेटिव बनाने, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये रिपेल बैक करना शुरू कर देगा? रिपेल बैक कैसे इसको मोर एंड मोर नेगेटिव बनाएंगे? अब ये वाला टर्मिनल, ये कनेक्शन ले लिए, ये कनेक्शन ले लिए तो इस कनेक्शन से ये लगा नेगेटिव होने, ये लगा पॉजिटिव होने, जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो रिपेल होने लगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कितनी वोल्टेज, हम देख रहे हैं वी नॉट वाज दैट रिवर्स वोल्टेज। हमने वी नॉट और इसको रिवर्स कर दिया, इतना अप्लाई कर दिया कि सबसे हाईएस्ट वाला भी। हाँ ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन। तो यहाँ हमारे पास दूसरा जो है, जो तीन इन्फेरेंस मिल रहा है वो इन्फेरेंस ये मिल रहा है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली करंट बढ़ जाती है। फर्स्ट इन्फेरेंस। अगर इसको हम सफिशिएंट नेगेटिव कर दें, इसको सफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहाँ करंट जीरो हो जाती है। रीजन, जब हम इसको सफिशिएंट नेगेटिव कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन सामने की प्लेट पर पहुंच रहे थे वो रिपेल बैक होने लगते हैं। अकॉर्डिंगली एनर्जी, अगर उतनी एनर्जी से रिपेल बैक हो रहे हैं जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो अब हमें यहाँ कोई करंट नहीं मिलेगी। इस रिवर्स वोल्टेज को, जब इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव दिए तो इस रिवर्स वोल्टेज को यहाँ रीड कर सकते थे, इसको कट ऑफ पोटेंशियल नाम दिया गया। और अगर यहाँ करंट नहीं है तो कट ऑफ पोटेंशियल की एनर्जी ईवी नॉट, यहाँ से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से इक्वेट हो गई। और जब हमने कट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई कर दिया था तो हम इंटेंसिटी डबल करें, इंटेंसिटी ट्रिपल करें, कोई करंट नहीं मिल रही थी। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी होती तो हमें यहाँ कट ऑफ रिवर्स पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ता। तो इस तरीके से थ्री इन्फेरेंसेस हमें मिल रहे हैं इंटेंसिटी के लिए। आगे के इन्फेरेंसेस फ्रीक्वेंसी के लिए है। हमने कहा था कि अगर हम कलर चेंज करेंगे तो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, और कलर तीन इन्फेरेंस पहले मिल चुके हैं, बाकी के इन्फेरेंस के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी पर आ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम अभी रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को हिट करें और अब प्रॉपर जो पोटेंशियल अप्लाई करते थे वो प्रॉपर पोटेंशियल अप्लाई करते, क्या होता था प्रॉपर पोटेंशियल? इसको हम मोर नेगेटिव बनाते थे, इसको मोर पॉजिटिव बनाते थे। ऐसा करने का बेनिफिट ये होता था कि जब लाइट इस पे हिट करती थी तो हिट करने के बाद जब वो इजेक्ट होते थे इलेक्ट्रॉन तो इससे रिपेल होते थे, सामने की प्लेट पर पहुंचते थे। दिस वाज द प्रॉपर पोटेंशियल। इस प्रोसेस में हमें यहाँ मिली एमीटर में करंट मिलती थी। तो यहाँ ये हो गया P1, यहाँ ये हो गया P2।
अभी हमने एक न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की, और हमने अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ हमें थोड़ी सी करंट देखने को मिलेगी। उसका रीजन ये है कि लाइट फोटान को कैप्चर करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो 98% इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में होते हैं, वो फ्री तो हो जाते हैं बट दौड़ते नहीं, इस वजह से हमें करंट कम मिलती है। तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जब हमने करंट आई को यहाँ चेक किया, जबकि जो भी वोल्टेज अप्लाई करते इनके बीच में वो वोल्टेज हम यहाँ देख रहे होते, तो हम देखते हैं कि इनके बीच रनिंग इलेक्ट्रॉन की करंट हमें यहाँ दिखती एंड इट वाज लीस्ट। रीजन ये है कि 98% इलेक्ट्रॉन नहीं रन कर पा रहे हैं। अब हम सफिशियंट पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू करें, हमारे पास 3 मेथड था कनेक्शन का में अगर हम थर्ड वाला कनेक्शन लेना है तो ये नेगेटिव होने लगेगा, ये पॉजिटिव होने लगेगा, जो वोल्टेज अप्लाई किए वो यहाँ दिखेगी और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट होगा। अभी 10%, 20%, 30% एक केस आएगा, इतना सफिशियंट वोल्टेज अप्लाई कर चुके होंगे कि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन रन करेंगे और हम देखेंगे कि करंट बढ़ के मैक्स हो गई। यानी न्यू फ्रीक्वेंसी पे जो मैक्सिमम करंट मिल सकती है वो ये है। ये मिनिमम करंट थी जब हम पोटेंशियल नहीं अप्लाई करते हैं, ये मैक्सिमम करंट है जब हम सफिशियंट पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करें, फ्रीक्वेंसी ट्रिपल करें और देखें यहाँ मिली एमीटर में क्या फर्क पड़ा, तो देखते हैं मेन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सैचुरेशन करंट क्या है? प्रॉपर पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जब सभी इलेक्ट्रॉन रन करने लगते हैं तो जो हमें मैक्सिमम करंट मिलती है उसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। फोटान को कैप्चर करके निकल रही है, अकॉर्डिंगली उसको फोटानिक करंट भी कहते हैं। यानी कि पहला इन्फ्लुएंस मिला था मोर एंड मोर करंट, मोर एंड मोर इंटेंस लाइट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। दूसरा था जो इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहे हैं, फ्री हो रहे हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस, उनकी एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर, अगर वी नॉट पास द कट ऑफ पोटेंशियल तो ईवी नॉट के बराबर होगा। और हमने तीसरा इंफरेंस लिया था कि हमें कट ऑफ पोटेंशियल नहीं चेंज करना पड़ा था इसके पहले, मतलब कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं थी। इंटेंसिटी हमने बढ़ाई थी लेकिन इलेक्ट्रॉनों को रोकने का कट ऑफ नहीं बढ़ाना पड़ा था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं था। फ्रीक्वेंसी पे क्या आ रहा है? मोर एंड मोर फ्रीक्वेंसी बट नॉट द मोर एंड मोर करंट। हर बार मेन करंट जो है जो एक्सीलरेट करने के बाद फाइनल करंट पा रहे हैं वो उतनी ही रह जा रही है जितनी पहली थी, चाहे फ्रीक्वेंसी न्यू हो, चाहे 2 न्यू हो, चाहे 3 न्यू हो। मीन्स यहाँ जो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है मीन्स फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी कम हो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ हमारे पास करंट नहीं बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी डबल किए हैं, ट्रिपल किए हैं, सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो सैचुरेशन करंट या फाइनल फोटोनिक करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम पोलैरिटी बदलना शुरू करें, ठीक है, हम वापस न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को हिट होने दें, यहाँ देखें कोई हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, तो यहाँ मिनिमम करंट देखेगी, वो करंट होगी 10। अब हम पोलैरिटी रिवर्स कर दें, लगे इसको नेगेटिव बनाने और इसको पॉजिटिव बनाने, यहाँ हमें वो वोल्टेज दिखेगी कितनी वोल्टेज है। तो एक केस ऐसा आएगा जब यहाँ कोई करंट नहीं होगी क्योंकि सबसे हाईएस्ट एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को भी रिपल बैक कर देगी। तो हम देखते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी न्यू पर कट ऑफ ढूंढते हैं तो हमें एक कट ऑफ मिलता है -V0 और इतना वोल्टेज यहाँ लगा दें, माइनस का मतलब है पोलैरिटी रिवर्स, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ करंट 0 मिल जाती है। जब हम फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो देखते हैं यहाँ हमें रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना पड़ा है, हमें रिवर्स वोल्टेज भी अप्रोक्सीमेट डबल करना पड़ा है, यानी और निगेटिव बनाना पड़ेगा और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ करंट 0, यानी कट ऑफ चेंज हो गया। जो कट ऑफ आया वो ये हो गया -V0 डैश कर लीजिए, बढ़ गया वोल्टेज। जब हम फ्रीक्वेंसी ट्रिपल किए तो और ज्यादा इसको नेगेटिव, इसको और ज्यादा पॉजिटिव बनाना पड़ा, अकॉर्डिंगली हमें इलेक्ट्रॉनों को रोकने का जो कट ऑफ मिला वो और ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा। क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो कट ऑफ बढ़ाना पड़ रहा है, कट ऑफ बढ़ाने का मतलब रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ जा रही है
तो सामने रोकने का पोटेंशियल भी हमें बढ़ाना पड़ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, घट जाएगी, तो पोटेंशियल भी घटाना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट इन्फेरेंस जो आ रहा है वो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई न्यू 2 न्यू 3 न्यू, तो याद कीजिए ई जो था वो जो इंटेंसिटी था वो तो एन टाइम्स ऑफ एच न्यू था। नंबर ऑफ फोटॉन्स के घटने बढ़ने को इंटेंसिटी कहते थे, लेकिन एनर्जी किसको कहते थे? फ्रीक्वेंसी के घटने बढ़ने को एनर्जी कहते थे। तो जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो एसोसिएट फोटॉन की एनर्जी चेंज हो रही है, और इन्हीं को कैप्चर करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। तो इनको कैप्चर करके अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इन्हीं कैप्चरिंग फोटानों से गेन हो रही है। जब कैप्चरिंग फोटान की एनर्जी बढ़ चुकी है तो जब फोटान की एनर्जी बढ़ चुकी है तो इनके कैप्चर करने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ चुकी है। यानी जब हम फोटान की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो पर फोटान एनर्जी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फोटान की एनर्जी बढ़ जाएगी। इनको कैप्चर करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ जा रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जा रही है तो रोकने का कट ऑफ भी बढ़ जा रहा है। इसीलिए हर बार आपको कट ऑफ पोटेंशियल चेंज करना पड़ता है। मीन्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनकमिंग फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का फोटॉन होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटॉन को यहाँ हिट होने दें, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, और हर बार जो इजेक्ट हो रहे इलेक्ट्रॉन उनकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करें, EK1 EK2 EK3, तो हम ये देखते हैं कि जो EK प्रोपोर्शनल टू न्यू का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब हम एक प्लेट P1 पर लगातार लाइट को गिरने दें और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी। जब आप लाइट का कलर चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, और जब आप मोर एंड मोर लाइट बल्ब लेंगे तो ये इंटेंसिटी चेंज हुआ। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट इन्फ्लुएंस है कि अगर हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को हिट होने दिया न्यू, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट शुरू किया EK, तो EK वर्सेस न्यू का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे सिर्फ इतना ही आता है बस। तो ये तो यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी EK1 हो जाएगी। अगर हमने न्यू 2 फ्रीक्वेंसी की है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी EK2 हो जाएगी। अगर हमने न्यू 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट को हिट किया है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी EK3 हो जाएगी। बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब अगर हम इसको वर्चुअली बैक साइड प्रोड्यूस करें तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है एंड एनर्जी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटान के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, देखिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ही नहीं। लेकिन अगर न्यू नॉट से एबव फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। मतलब इनकमिंग फोटान की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा एट जीरो काइनेटिक एनर्जी। अगर बिलो न्यू नॉट पर हम आ जाएंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ही नहीं। एबो न्यू नॉट आ जाएंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। मींस नेक्स्ट इन्फेरेंस है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इनकमिंग फोटान की जिसके लिए इलेक्ट्रॉनों को सफिशिएंट एनर्जी मिलने वाली होती है और वो फ्री होते हैं। अगर इनकमिंग फोटानिक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या चलिए जस्ट इक्वल टू है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एबव फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ठीक है, तो न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है, इतनी एनर्जी तो दीजिए इलेक्ट्रॉनों को कि अपने बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट वर्क कर ले। न्यू नॉट से लेस फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉनों को उनके बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट वर्क करने जितनी एनर्जी भी नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंगली वो नहीं फ्री होंगे। और जब न्यू नॉट जितना आएगा तो जस्ट बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी मिलेगी, जस्ट बिकम फ्री,
उन्हीं को तो पुश करने के लिए हमें इसको नेगेटिव बनाना पड़ता है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है ताकि वो पुश करे और उसका भी करंट में पार्टिसिपेशन आ सके। और जब न्यू नॉट से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का फोटॉन आता है तो इलेक्ट्रॉनों को डुअल एनर्जी मिलती है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट मिल जाता है, बाहर आते हैं और अभी भी काइनेटिक एनर्जी बची हुई है तो उनको एक्सीलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सर्किट में दौड़ के करंट को पूरा करते हैं। तो यहाँ न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। ये एनर्जी एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाउंड है, यानी इतनी एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर बाउंड है। द एनर्जी थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन अ मेटेलिक प्लेट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन और द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल सो दैट दे बिकम फ्री। एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आपको देनी है दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं इन अ मेटेलिक प्लेट। तो जब ईके वर्सेस न्यू का हम ग्राफ खींचते हैं तो इस ग्राफ में जो हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन मिलती है, इस स्ट्रेट लाइन को जैसे ही बैक साइड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, एक वर्क फंक्शन मिल जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताती है इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं होनी चाहिए और वर्क फंक्शन बताता है कि मिनिमम कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड है, उतनी एनर्जी तो कम से कम आपको लाइट फोटॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को देनी होगी। अब अगर हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, तो x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस पर एनर्जी है एंड ये जो है इसको c कहते हैं, इंटरसेप्ट ये c है। तो इस पर हम लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पर है ek, m स्लोप है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा डेल ek अपार्ट डेल न्यू। चलिए स्लोप को a लिख ले रहे हैं तो ये हो जाएगा a, स्लोप तो ग्राफ से निकल जाएगा, x दैट इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस और c दैट इज द माइनस w। ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन फ्री होके भाग रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का इनकमिंग फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, जबकि मेटल का वर्क फंक्शन W है। मेटल का वर्क फंक्शन W का मतलब इलेक्ट्रॉन उस मेटल में कितनी एनर्जी से बाउंड है। तो आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ अगर हम इनकमिंग फोटॉनिक फ्रीक्वेंसी जस्ट थ्रेशोल्ड जितनी कर दें तो इलेक्ट्रॉन फ्री तो होगा लेकिन उसके पास कोई एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ये वाला पॉइंट। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो यहाँ जो मिल रही है ये कंडीशन, इसको उठा के यहाँ रख दें तो ईके है 0, ये हो गया ए, न्यू की जगह हो जाएगा न्यू नॉट माइनस W। यहाँ से हमें W मिल जाएगा ए न्यू नॉट। W जो था दैट वाज द वर्क फंक्शन और न्यू नॉट दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी हमें पता चल रहा है कि जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है। ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम एनर्जी देने वाली थी इलेक्ट्रॉन को जिससे वो फ्री होते, और जिस मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं दैट इज द वर्क फंक्शन। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलेगा कि किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी से बाउंड है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। इस W को उठा के यहाँ रख देना चाहिए। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ए न्यू माइनस ए न्यू नॉट। आपको पता है मैकेनिक्स के हिसाब से ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होगा, और अगर कट ऑफ पोटेंशियल ढूंढ ले रहे हैं तो कट ऑफ पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली ये एनर्जी ईवी नॉट होगी। नाउ दिस वाज द लैबोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यू जो है वो इनकमिंग फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ईके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल है, और वी मैक्स जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं फोटॉन को कैप्चर करने के बाद उनकी वेलोसिटी है। तो इस तरीके से हमारे पास इतने सारे इन्फेरेंसेस आए। अभी और भी इन्फेरेंस है। अगर हम वही लाइट यहाँ डिफरेंट मेटेलिक प्लेट के ऊपर गिराए, हमने सोडियम की प्लेट ली, हमने कार्बन की प्लेट ली, हमने स्ट्रैंसियम की प्लेट ली, हमने कैल्शियम की प्लेट ली, उन पे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को गिराएं और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हर बार मेजर करें, EK1, EK2, EK3, तो हम देखते हैं कि हर बार EK वर्सेस न्यू एक स्ट्रेट लाइन ही आता है।
मतलब कोई एक मेटल प्लेट ले लिए और उसके लिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इनकमिंग फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के लिए जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो वो ग्राफ हमें ऐसे मिल रहा है, वर्चुअली बैक साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही फ्रीक्वेंसी एक्सिस और एनर्जी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मेटेलिक प्लेट 1 के लिए था। अगर हम प्लेट बदल रहे हैं तो दूसरी प्लेट के लिए भी हमें ऐसा ही मिल रहा है, बस अंतर इतना है कि जब ग्राफ खींच रहे हैं तो देख रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन बदल गया। जब तीसरी प्लेट के लिए खींच रहे हैं तो देख रहे हैं ऐसे मिल रहा है, चौथी प्लेट के लिए खींच रहे हैं तो ऐसे मिल रहा है। यानी हर बार इके वर्सेस न्यू एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, नो डाउट। यानी कि इनका जो है जो स्लोप हम लिए थे ए, वो हर बार कांस्टेंट आया, यानी हर बार इसी के पैरेलल लाइन मिली जब हम मेटेलिक प्लेट बदले। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये बदल रही है। मतलब डिफरेंट मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को फ्री कराने के लिए जो फोटॉन्स होंगे, मिनिमम एनर्जी वाले फोटॉन्स, उनकी वैल्यू चेंज हो गई, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और हर मेटेलिक प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं उनका जो वर्क फंक्शन है वो भी अलग अलग, अरे किसी में लूजली बाउंड है, किसी में टाइटली बाउंड है। देखिए ये वर्क फंक्शन कम है इन कंपेरिजन टू दिस, ये वर्क फंक्शन कम है, वर्क फंक्शन इन कंपेरिजन टू दिस। तो हम किस प्लेट को प्रेफरेंस देंगे, यानी यहाँ हमें एक ऐसी प्लेट लगाना चाहिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लो एनर्जी पर ही इनको इमिट आउट करा दे। सीधी सी बात है, जिस मेटेलिक प्लेट का वर्क फंक्शन कम होगा वो कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर देंगे, और उनके लिए इनकमिंग फोटॉन के लाइट की फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होनी चाहिए। तो हम लोग जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि जो वैलेंस +1 वाले हैं, सोडियम, स्ट्रांसियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इनके लिए जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इनको जैसे ही लाइट मिलती है ये इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईके वर्सेस न्यू अगर डिफरेंट मेटेलिक प्लेट के लिए खींचा जाए, अलग अलग मेटल की प्लेट यहाँ रखी जाए और हर बार उन पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को हिट कराकर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट किया जाए, तो हम ये देखते हैं कि कुछ मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लो एनर्जी स्टेट पर ही पॉसिबल होता है। ऐसे प्लेट को फोटो सेंसिटिव प्लेट कहते हैं और ये जनरली +1 वैलेंसी वाले होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो इजिली लाइट फोटॉन को कैप्चर करके फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इतने इन्फेरेंसेज हो गए। लास्ट इन्फेरेंस, जब हम लाइट को यहाँ हिट कराते हैं और यहाँ करंट को देखते हैं तो बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं आता। टाइम इंटरवल ना आने का मतलब ऐसा नहीं कि ये फोटॉन्स यहाँ हिट होंगे और फोटॉन्स के हिट होने के बाद कुछ टाइम लगेगा, मेटल प्लेट हीट होगी, देन इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम यहाँ लाइट को हिट कराते हैं तो तुरंत हमें यहाँ फोटॉनिक करंट मिलती है। सिंपल सी बात है, लाइट को हिट कराया हमने, अगर इलेक्ट्रॉनों को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई टू डू वर्क अगेंस्ट वर्क फंक्शन, तो वो तुरंत फ्री होंगे और बदले में आपको करंट मिलेगी। कहते हैं देयर इज नो टाइम लैग, there is no time lag between the hitting of light and the emerging of electron। लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के फ्री होने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। इस तरीके से हमारे पास टोटल जो इन्फेरेंसेस थे वो इन्फेरेंस है, पहला इन्फेरेंस, जितनी इंटेंस लाइट होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। अगर वी नॉट पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉनों को रोका जा सकता है तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ev नॉट। इससे हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट कर पाएंगे। जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं इनकमिंग फोटॉनिक लाइट की, तो देखते हैं कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? हमें कैसे पता चला? क्योंकि उनका कट ऑफ नहीं चेंज हो रहा। जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो फोटॉन को रोकने का कट ऑफ पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब है उनको हम उतनी ही एनर्जी पे रोक पा रहे हैं जितना पहले। इसीलिए इंटेंसिटी चेंज करने पर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं था। जब हम फोटॉन का कलर बदल रहे थे तो हमें सैचुरेशन करंट कांस्टेंट मिल रही थी। मतलब जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होती है तो फोटॉनिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम फोटॉनिक कलर चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लगती है। अकॉर्डिंगली इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से हमें ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल पर उनको रोकना पड़ता है। तो ईके प्रोपोर्शनल टू न्यू, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनों को जस्ट उनके बाइंडिंग एनर्जी जितना ही एनर्जी मिल पाता है। तो इनकमिंग फोटॉनिक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ग्रेटर होनी चाहिए, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा और आपको करंट मिलेगी।
एंड देयर इज नो टाइम लैग। कभी भी फोटान के हिट होने और इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं है। ऐसा नहीं कि सोलर पैनल प्लेट में इलेक्ट्रॉन को फ्री होने और करंट देने में कुछ टाइम लगता होगा। अब इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने अंडर द रूल आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया। उनका कहना था कि जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, मतलब इल्यूमिनेटेड जोन के सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं पाते हैं। एक्चुअली में ये फोटान से मिलकर बने हैं। जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है फोटान, और ये जिन इलेक्ट्रॉनों को मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन या तो बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट वर्क करने में एबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर एबल हो रहे हैं तो बिकम फ्री, और फ्री होते ही वो एक्सीलरेट कर लिए जाएंगे, और एक्सीलरेट करने पर हमें करंट मिल जाएगी। तो इनका सिंपल ये कहना था कि जब मेटेलिक प्लेट पर लाइट गिरती है तो मतलब फोटान हिट होते हैं। एक फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है। अगर अगर एक फोटान कई इलेक्ट्रॉनों के बीच आए तो यहाँ क्विकनेस है, यहाँ शार्पनेस है। जो इलेक्ट्रॉन फोटान को कैप्चर कर लेंगे, ऐसा नहीं कि एक फोटान 3 इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो बंटवारा होगा। फोटान इज द लीस्ट लाइट, कहते हैं क्वांटाइज्ड है, ये सबसे मिनिमम है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। तो अगर एक फोटान हिट हो रहा है ओवर द मेनी इलेक्ट्रॉन, तो उन मेनी में से कोई एक उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद अगर उसको बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट मिल चुकी है एनर्जी तो फ्री हो जाएगा, और अगर बाइंडिंग एनर्जी जितनी ही एनर्जी मिली है तो भी फ्री हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी से लेस एनर्जी मिली है तो फिर वो बाउंड रह जाएगा और इस प्रोसेस में वो फ्री नहीं होगा। अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट में करंट नहीं मिलेगी। तो जैसे ही एक फोटान आया, इलेक्ट्रॉन से कैप्चर हुआ, इसने डब्ल्यू एनर्जी तो खर्च कर दी टू कम आउट, वर्क फंक्शन आपने कहा था, और बाकी की जो एनर्जी थी उसको लेके वो एक्सीलरेट हो जाएगा। दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ईके। तो इसका मतलब है इनकमिंग फोटोनिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस रनिंग इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। यहाँ से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इनकमिंग फोटोनिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एकदम सिंपल हो गया। इनकमिंग फोटोनिक एनर्जी में से मेटल का वर्क फंक्शन माइनस कर दिया जाए तो हमें इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, और हमको ये भी पता है अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हम रखेंगे जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसको उठा के यहाँ रख दें तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एच, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट रखे हैं माइनस डब्ल्यू, आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट पता चल गया। यानी कि यहाँ जो ए आ रहा था ए न्यू माइनस ए न्यू नॉट, ये आ रहा है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ देखिए डब्ल्यू इक्वल टू ए न्यू नॉट आया था, यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट आ रहा है। मतलब यहाँ जो ए लिखे थे दैट वाज द स्लोप ऑफ ईके वर्सेस न्यू ग्राफ, और यहाँ दिख रहा है इज द प्लैंक कांस्टेंट। यानी न्यूमेरिकली प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकाली जाती है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इनकमिंग फोटान की फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। उस ग्राफ में जो स्लोप निकाला जाता है दैट स्लोप इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ अगर हम इस W की वैल्यू वापस यहाँ से पुट कर दें तो आपको मिलेगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनकमिंग फोटोनिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये मिलेगा। यही हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से इक्वेट होगा और यही ईवी नॉट से भी इक्वेट होगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली अगर रनिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होगी, और इलेक्ट्रोस्टैट के अकॉर्डिंगली अगर वी नॉट पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉनों को रोका जाता है तो ईवी नॉट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर रही होगी। नाउ दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन आपको मिला, इनकमिंग फोटोनिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन is equal to ejected electron की kinetic energy and this is the half mv max square, this is the PV naught। इसी पर बेस्ड जो है हम लोगों ने सोलर पैनल प्लेट बनाया, इसी पर बेस्ड फोटोवोल्टाइक फोटो कंडक्टिव, ठीक है, बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। कैसे, जब उनके ऊपर लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लेते हैं लाइट को, अगर वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिली है तो वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं और हम उनको एक्सीलरेट करके सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डिवाइस हो, अगर फोटो पैनल या फोटो सेंसर लगा हुआ है
तो उसका सिर्फ इतना ही पर्पज है कि जब वो लाइट पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, फ्री करेंगे, और जब वो लाइट नहीं पाएंगे सफिशिएंट एनर्जी की तो उस केस में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करेंगे। तो इसी पर बेस्ड हमारे पास जो डिवाइस है वो है। यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे में देखेंगे हम लोग कि यहाँ हम लोग को जो है अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, तो मैटर वेव्स हम लोग को देखना है, और एटॉमिक, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा फिजिक्स। हैव अ ग्रेट डे। Thank you, sir.